हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों 8 भाग हैं। ठीक है, 8 भागों में हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। ठीक है, तो हमें 8 भागों में बताना है कि जो दिए गए समीकरण है वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो दोस्तों पहले से समझ लेते हैं कैसे हल करेंगे। पहले तो हमें जो भी समीकरण दिए हैं उनको तय करने के लिए कि वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, हमें उनका सरलीकरण करना होगा। ठीक है, हमें वो सरल करने होंगे वो सारे समीकरण। ठीक है, फिर अगर जो सरल करने के बाद समीकरण हमारा इस रूप का आ गया, एक ए गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक धन सी बराबर शून्य, जहां पर ए का मान शून्य नहीं है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। परंतु यदि समीकरण जो है हमारा ए गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक धन सी बराबर शून्य के प्रकार का नहीं है, के रूप का नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको और आसानी से समझ लीजिए कि अगर जब हमने सरल कर लिया, ठीक है, तो जब समीकरण आया हमारे पास, ठीक है, तो उसकी अधिकतम घात जो है चर की 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, मतलब 2 तो होनी चाहिए। ठीक है, 2 होनी ही चाहिए, परंतु 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण होगा। परंतु यदि उस समीकरण की घात 2 से ज्यादा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यदि उसकी समीकरण की घात 2 नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है, तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण कौन होगा, जिसमें समीकरण की घात 2 हो और 2 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक करके प्रश्न एक के सभी भागों को हल कर लेते हैं। प्रश्न एक का भाग एक, यहाँ हमें समीकरण दे रखा है एक्स धन एक का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे कोष्टक का स्क्वायर वर्ग बराबर 2 गुणा एक्स माइनस 3। ठीक है, तो पहले तो हम जो एक्स धन एक का होल वर्ग है, पूरे का वर्ग है, उसको खोल लेते हैं। तो ये किस रूप में है, ए धन बी का वर्ग। तो दोस्तों हम जानते हैं ए धन बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ठीक है, ए धन बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारा x और b हो जाएगा 1। ठीक है, तो x धन 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर यानी x का वर्ग, x स्क्वायर हो गया, धन b स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, धन 2ab, 2 गुणा ab, तो 2 गुणा a है x तो गुणा x हो गया, और b है 1 तो गुणा 1 हो गया। अब दाईं तरफ देख लेते हैं, 2 गुणा x कितना हो जाएगा 2x, और 2 गुणा -3 हो जाएगा -6। ठीक है, अब देखिए x की घात 2 तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर, धन a की घात 2 तो 1 हो जाएगा, 2 गुणा x गुणा 1 कितना हो जाएगा 2x, बराबर में 2x माइनस 6 तो पहले से है ही। ठीक है, अब ये 2x और ये 2x को हम काट सकते हैं, जो दाईं और बाईं तरफ है। ठीक है, और ये जो -6 है उसको हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का धन का 6 हो जाएगा, क्योंकि दाईं तरफ क्या है ऋण का 6, दाईं तरफ जाएगा तो धन का 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर धन 1 तो पहले से ही है, जब माइनस का 6 बाईं तरफ आया तो धन का 6 हो गया, बराबर 0। ठीक है, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर 0। ठीक है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है दोस्तों। ठीक है, पर आप कहोगे एक्स का पद तो इसमें है ही नहीं। एक्स का पद हो या ना हो, एक्स की घात 2 का पद होना आवश्यक है, और एक्स की घात 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की घात 2 है। ठीक है, और अधिकतम घात कितनी चर की 2 ही है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो एक्स की घात लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शून्य गुणा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य में किसी का भी गुणा करे तो शून्य होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर धन शून्य गुणा एक्स धन 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किस रूप का है, किस प्रकार का है, a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का है, जहां पर a शून्य नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे एक्स की घात 2 का तो गुणा किसी से हो नहीं रहा, 1 से हो रहा है। ठीक है, 1 से हो रहा है, तो a का मान यहाँ पर 1 हो गया, b का मान 0 हो गया, और c का मान 7 हो गया। ठीक है, शून्य किसका मान नहीं होना चाहिए, a का, तो a का मान तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो दिया गया समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा कि हाँ, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं। यहाँ हमें समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुणा 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। बाईं तरफ तो वही रहेगा एक्स की घात 2 -2x। ठीक है, -2 का गुणा 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -2 का गुणा -x से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब जो जो भी सारे पद हैं उन सबको हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो उनका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो बाईं तरफ देखिए एक्स स्क्वायर -2x तो पहले से ही है, ये -6 जाएगा तो धन का 6 हो जाएगा बाईं तरफ में, और ये
धन का 2x जाएगा बाईं तरफ तो ऋण का 2x हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, -2x और -2x कितने हो गए -4x, और धन का 6 है तो उसको धन का 6 लिख दिया बराबर 0। हम क्या करते हैं, x की घटती हुई घातों के क्रम में लिख देते हैं सभी पदों को। ठीक है, अब ये जो समीकरण आया है सरल करने के बाद, ये a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, तो x की घात 2 का पद है, x का पद भी है और अचर राशि भी है। ठीक है, x की घात 2 का पद होना आवश्यक है। ठीक है, x की घात 2 का पद है तो हम कह देंगे कि वो द्विघात समीकरण है, पर x की घात 2 का पद है और पर x की घात 2 से ज्यादा का पद भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी नहीं है। अधिकतम x की घात कितनी है 2। ठीक है, और x की घात 2 का पद है, तो इस प्रकार तो ये जो समीकरण है ये इस प्रकार का हो गया हमारा, जहां पर a का मान 0 नहीं है, तो दिया गया समीकरण क्या होगा हमारा, द्विघात समीकरण होगा। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या होगा, हाँ, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पे। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें समीकरण दे रखा है x माइनस 2 गुणा x धन 1 बराबर x माइनस 1 गुणा x धन 3। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है कोष्टकों का गुणा कर लेते हैं आपस में। तो पहले बाईं तरफ देखते हैं, देखो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x की घात 2 आ जाएगा। फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, तो धन x। फिर -2 का गुणा x से करेंगे तो -2x आ जाएगा। फिर -2 का गुणा 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं हम। अब दाईं तरफ x का गुणा x से किया तो x की घात 2 हो गया। फिर x का गुणा 3 से किया तो धन 3x आ गया। फिर -1 का गुणा x से किया तो -x आ जाएगा, और -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो बाईं तरफ x के दो पद आ गए थे उनको पहले हल कर लेते हैं। x में से -2x को घटाया तो -x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, x की घात 2 तो रह गई, x में से -2x जाएगा तो -x बचेगा, और -2 है ही, बराबर का चिन्ह लगा दिया। फिर x की घात 2 दाईं तरफ है ही, 3x में से x गया तो 2x बचा, और -3 को लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये x की घात 2 बाईं तरफ और एक x की घात 2 दाईं तरफ है, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा -x -2 बाईं तरफ और दाईं तरफ 2x -3। ठीक है, अब सारे पदों को हम बाईं तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो दाईं तरफ जितने भी पद हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे बाईं तरफ जाके। तो देखिए बाईं तरफ -x -2 तो पहले से ही है, 2x और आएगा बाईं तरफ तो चिन्ह बदल जाएगा तो -2x हो जाएगा, और -3 दाईं तरफ जाएगा तो धन का 3 हो जाएगा, बराबर हम लिख देंगे 0। ठीक है, -x और -2x हो जाएगा -3x, -2 धन 3 हो जाएगा धन का 1 बराबर 0। ये आ गया हमारा समीकरण। ठीक है, अब आप देखिए ये जो सरल करने का समीकरण मिला, इसमें x की घात 2 का पद नहीं है और x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो x की घात 2 का पद तो होना आवश्यक था। तो अगर x की घात 2 का पद नहीं है तो हम कह देंगे कि ये जो समीकरण है ये a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। और अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि ये दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। यही होगा हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्न के अगले भाग पर। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे भाग पर। यहाँ हमें समीकरण दे रखा है x माइनस 3 गुणा 2x धन 1 बराबर x गुणा x धन 5। ठीक है, बस पहले तो सरल कर लेंगे समीकरण को, बाईं और दाईं तरफ कोष्टक खोल लेते हैं। ठीक है, गुणा कर लेते हैं बाईं और दाईं तरफ। तो x का गुणा 2x से करेंगे तो 2 गुणा x की घात 2 आ जाएगा। फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो धन x आ जाएगा। फिर -3 का गुणा 2x से करेंगे तो -6x आ जाएगा। फिर -3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा दाईं तरफ, और x का गुणा 5 से करेंगे तो धन के 5x आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो बाईं तरफ x और -6x है इसको पहले हल कर लेते हैं। तो x धन का x है और -6x है तो कितना बचेगा -5x। तो बाईं तरफ हमारा क्या बचेगा, 2 गुणा x की घात 2 -5x -3, और दाईं तरफ जो था वो लिख दिया बराबर x की घात 2 धन 5x। अब दाईं तरफ जितने भी पद हैं उनको हम ले जाएंगे बाईं तरफ, तो दोनों पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों पद धनात्मक हैं दाईं तरफ तो बाईं तरफ जाके ऋणात्मक हो जाएंगे। तो देखो बाईं तरफ 2 गुणा x की घात 2 -5x -3 वैसे की वैसे ही रहा। दाईं तरफ से ये पद आया x की घात 2 तो ये हो गया -x की घात 2, धन 5x आया तो हो गया -5x, बराबर लिख दिया हमने 0। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा x की घात 2 में से x की घात 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा x की घात 2, -5x है और -5x है तो -10x हो जाएगा, और -3 है तो -3 बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा किस रूप का है, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, प्रकार का है। तो हम कह देंगे कि ये दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा हाँ, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं प्रश्न के 5वें भाग पर।
प्रश्न का पांचवा भाग। दोस्तों यहाँ हमें समीकरण दे रखा है 2x माइनस एक गुणा एक्स माइनस तीन बराबर एक्स धन पांच गुणा एक्स माइनस एक। तो पहले तो बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ कोष्टक खोल लेते हैं। तो 2x गुणा एक्स कितना होगा, 2 गुणा एक्स की घात 2। 2x और माइनस तीन का गुणा होगा माइनस 6x। माइनस एक गुणा एक्स होगा माइनस एक्स। माइनस एक गुणा माइनस तीन होगा धन का तीन। बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। x गुणा एक्स होगा एक्स की घात 2। x गुणा माइनस एक होगा माइनस एक्स। 5 गुणा एक्स होगा 5x और 5 गुणा माइनस एक होगा माइनस 5। ठीक है, अब हम थोड़ा सरल कर लेते हैं बाईं तरफ को भी और दाईं तरफ को भी। 2 गुणा एक्स की घात 2 को तो वही लिख दिया, माइनस 6x और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 7x। धन का 3 है तो धन का 3 लिख दिया, बराबर लगा दिया। दाईं तरफ एक्स की घात 2 है तो एक्स की घात 2 लिख दिया। ये माइनस एक्स है और ये धन के 5x है, तो 5x में से x जाएगा तो बचेगा 4x। फिर माइनस 5 को लिख दिया। अब जितने भी पद हैं दाईं तरफ उनको ले जाएंगे हम बाईं तरफ। तो बाईं तरफ अगर पद ले जाएंगे, ठीक है, तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो 2 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 7x धन 3, जो बाईं तरफ था उसको तो वैसे की वैसे ही लिख दिया। एक्स की घात 2 दाईं से बाईं तरफ आया तो चिन्ह बदल गया, तो माइनस एक्स की घात 2 हो गया। धन के 4x दाईं से बाईं तरफ आए तो ऋण के 4x हो गए। ऋण के 5 दाईं से बाईं तरफ आए तो धन के 5 हो गए, बराबर 0। ठीक है, अब 2 गुणा एक्स की घात 2 में से एक्स की घात 2 गए, ठीक है, तो एक्स की घात 2 बचेगा। ठीक है, माइनस 7x और माइनस 4x हो जाएगा माइनस 11x। 3 और 5 हो जाएगा 8, बराबर 0 कर दिया। ये समीकरण हमें दिख रहा है किस रूप का है, a गुणा एक्स की घात 2 धन b x धन c बराबर 0 के रूप का है। तो हम कह देंगे कि ये दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ये हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों, कि हाँ, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के छठवें भाग पर। आइए दोस्तों प्रश्न के छठवें भाग को हल कर लेते हैं हम। प्रश्न के छठवें भाग में हमें समीकरण दे रखा है एक्स की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर किस रूप का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो बाईं तरफ को तो वैसे की वैसे लिख देंगे, एक्स की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर को इस सूत्र से रख देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर धन b स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, लिख दिया 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। तो माइनस 2 a की जगह x रख देंगे और b की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, अब फिर बाईं तरफ तो वही रहेगा, एक्स की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर दाईं तरफ x की घात 2 तो वही रहा, धन 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2, 2 दूनी 4 और x तो माइनस 4x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये x की घात 2 बाईं तरफ भी है और दाईं तरफ भी, तो ये आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 3x धन 1 बराबर 4 माइनस 4x। ठीक है, बराबर 4 माइनस 4x। अब ये 4 माइनस 4x है, दाईं तरफ वाले पद उनको बाईं तरफ ले जाएंगे तो दोनों पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखो 3x धन 1 को तो वैसे ही लिख दिया, 4 दाईं से बाईं आया तो माइनस 4 हो गया और माइनस 4x दाईं से बाईं तरफ आया तो धन के 4x हो गए, बराबर 0 लिख दिया हमने। अब देखिए 3x धन 4x कितना हो जाएगा 7x और धन 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें x की घात 2 का पद है क्या, नहीं है। तो हम कह देंगे कि ये जो है a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। और इस प्रकार का समीकरण नहीं है तो हम कह देंगे कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा कि नहीं, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के सातवें भाग पर। प्रश्न के सातवें भाग में दोस्तों हमें समीकरण दे रखा है एक्स धन 2 के पूरे कोष्टक की घात 3 बराबर 2x गुणा एक्स की घात 2 माइनस 1। तो दोस्तों a धन b का होल क्यूब, ठीक है, a धन b का होल क्यूब का हम सूत्र जानते हैं, a क्यूब धन b क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और x धन 2 के क्यूब को खोल लेंगे हम। ठीक है, तो x धन 2 के क्यूब कितना हो जाएगा हमारा a क्यूब, a कितना है यहाँ पर x और b कितना है 2। ठीक है, तो a क्यूब होगा x क्यूब धन बी क्यूब कितना होगा 2, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 लिख दिया, धन 3 गुणा ए स्क्वायर बी धन 3 गुणा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा बी कितना है 2, तो गुणा बी 2 लिख दिया, धन 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो धन 3 ए कितना है एक्स लिख दिया और बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर में कोष्टक में गुणा कर लेंगे, 2x का गुणा करेंगे एक्स की घात 2 से तो कितना हो जाएगा 2 गुणा एक्स की घात 3। ठीक है, और 2x का गुणा माइनस 1 से होगा तो हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है,
अब हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, बाई तरफ को जो गुणा है उसको पूरा कर लेते हैं। x की घात 3 तो वही हो गया, 2 की घात 3 कितना होगा, 2 गुणा 2 यानी कि 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8, तो ये हो गया हमारा 8। धन 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा, और फिर x की घात 2 है ही, तो 6 गुणा x की घात 2। धन अब देखिए 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, और x है तो ये हो जाएगा 12x बराबर 2 गुणा x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जितने भी पद हैं दाईं तरफ उनको बाईं तरफ ले आएंगे। बाईं तरफ लाने पर क्या होगा, उन पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो पहले से जो बाईं तरफ थे x की घात 3 धन 8 धन 6 गुणा x की घात 2 धन 12x, उसको तो वैसे की वैसे ही रखा। 2 गुणा x की घात 3 दाईं से बाईं आया तो ये हो जाएगा माइनस 2 गुणा x की घात 3, माइनस 2x दाईं से बाईं आया तो ये हो जाएगा धन का 2x बराबर 0। ठीक है, अब आप देखिए ये है x की घात 3, ये है -2 गुणा x की घात 3। ठीक है, तो एक चला जाएगा -2 गुणा x की घात 3 में से, दो बचेगा -x की घात 3। ठीक है, अब ये देखिए 6 गुणा x की घात 2 है, और कोई पद नहीं है, 6 गुणा x की घात 2 का कोई और पद नहीं है, तो ये 6 गुणा x की घात 2 रहेगा। 12x धन 2x कितना हो जाएगा 14x। ठीक है, और फिर अचर राशि कितनी है, सिर्फ 8, तो धन 8 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो हमने जो है चर की घातों की घटते हुए क्रम में लिख दिया। तो अब देखिए इसमें जो ये जो समीकरण आया है हमारा सरल करने के बाद, इसमें x की उच्चतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ये 1 गुणा x की घात 2 धन bx धन c के प्रकार का नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात इस समीकरण में 3 है। तो अगर ये इस प्रकार का समीकरण नहीं है तो कह देंगे हम दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या होगा, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं होगा हमारा इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न के अंतिम और 8वें भाग पर। प्रश्न के 8वें भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें समीकरण दे रखा है x की घात 3 माइनस 4 गुणा x की घात 2 माइनस x धन 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो दोस्तों, देखने से तो लग रहा है कि इसमें x की घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन हम अंतिम निष्कर्ष पर तभी पहुंच सकते हैं जब हम इस समीकरण को पहले सरल कर लें। ठीक है, और तब हम बता पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले इस समीकरण को हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखिए दाईं तरफ जो x-2 का होल क्यूब दे रखा है, ये किस रूप का है, a माइनस बी का होल क्यूब, जहां पर a हो जाएगा x और b हो जाएगा 2। तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र हम जानते हैं दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो a की जगह रख देंगे x और b की जगह रख देंगे 2। तो बाईं तरफ तो हमने वही की वही रखा, x की घात 3 माइनस 4 गुणा x की घात 2 माइनस 4x धन 1। दाईं तरफ x माइनस 2 के होल क्यूब को हम हल कर लेते हैं सूत्र से, a क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस लगा दिया, b की जगह 2 रख देंगे तो 2 की घात 3 हो गया, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3 लिख दिया, a है x तो x स्क्वायर, b है 2 तो गुणा में b लिख दिया, धन 3ab स्क्वायर, धन 3 लिख दिया, a है x और b है 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब दाईं तरफ को थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम। ठीक है, बाईं तरफ तो हमने वो जो था वही लिख दिया, x की घात 3 माइनस 4 गुणा x की घात 2 माइनस x धन 1। दाईं तरफ भी x की घात 3 तो वही लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8 लिख दिया। अब देखिए 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये होगा 6 और x की घात 2 है तो 6 गुणा x की घात 2 धन। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 2 है तो 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, अब ये x की घात 3 और माइनस 4 गुणा x की घात 2 माइनस x धन 1, उसको वैसे की वैसे ही लिख दिया, और ये जितने भी पद थे दाईं तरफ उनको बाईं तरफ ले गए तो सारे पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो x की घात 3 हो जाएगा माइनस x की घात 3, माइनस 8 हो जाएगा धन का 8, माइनस 6 गुणा x की घात 2 हो जाएगा धन के 6 गुणा x की घात 2, और धन के 12x हो जाएंगे माइनस 12x बराबर लिख देंगे हम 0। अब देखिए ये x की घात 3 से ये x की घात 3 कट गया, वंडर ऑफ साइंस देखिए। ठीक है, अब ये है धन के 6 गुणा x की घात 2, ये है माइनस 4 गुणा x की घात 2, तो कितना बचेगा हमारा 2 गुणा x की घात 2। ठीक है, अब ये देखिए ये है माइनस 12x, ये है माइनस x, तो माइनस 12x और माइनस x हो जाएगा माइनस 13x। ये देखिए ये है 8 और ये है 1, 8 और 1 हो जाएगा 9 बराबर हम लिख देंगे 0। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण आया ये किस रूप में आया, देखो इसमें x की अधिकतम घात 2 आ गई। ठीक है, x की अधिकतम घात जो 3 थी वो कट गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण हमें मिल गया। तो अगर इस प्रकार का समीकरण है तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा।
तो हमारा उत्तर क्या होगा प्रश्न के इस भाग का? हाँ, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये समझिए कि जरूरी नहीं है कि अगर x की घात 3 दिख रही है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। आपको समीकरण को पहले सरल करना पड़ेगा, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। प्रश्न दो के दोस्तों 4 भाग हैं। हर एक भाग में हमें क्या करना है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है। तो हर भाग में हमें स्थितियां दे रखी हैं कुछ, उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अर्थात हमें स्थितियों को, द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा? a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में निरूपित करना होगा। ठीक है। तो प्रश्न के चारों भागों में हमें जो है इस तरह का समीकरण बनाना होगा। a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, यही होता है हमारा द्विघात समीकरण। तो आइए अब हम प्रश्न 2 के सभी भागों को एक एक करके हल करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर। तो प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के हर एक भाग में हमें द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है, निरूपित करना है। ठीक है। प्रश्न के पहले भाग में हमें स्थिति दे रखी है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, हमें ऐसा समीकरण लिखना है द्विघात समीकरण की लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाए। ठीक है। तो ठीक है, हम चलते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, हम मान लेते हैं कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब दोस्तों प्रश्न में दे रखा है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है। तो क्षेत्र की लंबाई क्या होगी? भूखंड की लंबाई चौड़ाई x है, तो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x है तो 2 गुना कितना होगा? चौड़ाई का 2x से एक अधिक है तो धन 1 कर देंगे, तो लंबाई आ जाएगी भूखंड की 2x धन 1। अब दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लंबाई कितनी है अभी हमारी यहाँ पर? 2x धन 1। तो 2x धन 1 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? x बराबर कितना हो जाएगा? 528। अब देखिए 2x गुणा x कितना हो जाएगा? 2 गुणा x की घात 2 धन x, 1 गुणा x हो जाएगा x, तो धन x हो गया, बराबर है 528। 528 को अब हम जो है बाईं तरफ ले आते हैं तो ऋण का हो जाएगा 528। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 गुणा x की घात 2 धन x माइनस 528 बराबर 0। यही तो है हमारा द्विघात समीकरण, क्योंकि ये किस रूप का है? 1 गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो यही हमारा उत्तर है, 2 गुणा x की घात 2 धन x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है। तो हम कह देंगे अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2 गुणा x की घात 2 धन x माइनस 528 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। और यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें द्विघात समीकरण लिखना है। ठीक है। सिर्फ समीकरण लिखना है, पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पूर्णांक जो मतलब ऋणात्मक नहीं है और शून्य नहीं है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। ठीक है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और इसमें कहा गया क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 7 के बाद 8 आता है। ठीक है। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x धन 1, तो एक जोड़ देंगे उसमें, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा हमें। अब दोस्तों हमें प्रश्न में कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। इसका मतलब ये दोनों जो पूर्णांक हैं x और x धन 1, इनका गुणनफल कितना है? 306। तो हमने लिख दिया x गुणा x धन 1 कितना है? 306। गुणा कर लेते हैं बाईं तरफ, x गुणा x होगा x की घात 2 धन x गुणा 1 होगा x बराबर 306। अब 306 को ले जाएंगे हम बाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x की घात 2 धन x तो पहले से ही है, 306 आ जाएगा तो ऋण का 306 बराबर 0। यही हमारा 1 गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। तो हम कह देंगे कि अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल द्विघात समीकरण x की घात 2 धन x माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? x की घात 2 धन x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है। बहुत आसान था। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। आइए दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें द्विघात समीकरण लिखना है। प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। उनकी आयु
वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि 3 साल बाद जो रोहन की आयु होगी और जो रोहन की माँ की आयु होगी, उनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें आयु ज्ञात नहीं करनी, हमें ऐसा समीकरण लिखना है कि आयु ज्ञात हो जाए। ठीक है, द्विघात समीकरण लिखना है हमें। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है दोस्तों, हमें प्रश्न में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? रोहन की आयु से 26 साल बड़ा, तो रोहन की आयु है x, तो माँ की होगी x धन 26, तो हमने लिख दिया x धन 26। अब दोस्तों 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी? रोहन की अभी आयु x मानी है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी? x धन 3 वर्ष। ठीक है, और रोहन की माँ की आयु कितनी होगी 3 वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु अभी है x धन 26, उसमें 3 जोड़ देंगे तो x धन 26 धन 3 हो जाएगा। 26 धन 3 कितना होगा? 29, तो आ जाएगा x धन 29। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु आ गई हमारी x धन 29। अब दोस्तों हमें प्रश्न में कहा गया है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी मतलब रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु है x धन 3 और माँ की आयु है x धन 29। तो हमसे कहा गया है कि x धन 3 और x धन 29 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो हमने लिख दिया x धन 3 गुणा x धन 29 बराबर 360। अब इसको हल कर लेते हैं। x गुणा x हो जाएगा हमारा x की घात 2, x गुणा 29 हो जाएगा 29x धन 29x लिख दिया, धन 3 गुणा x हो जाएगा 3x, धन 3 गुणा 29 हो जाएगा 29 में 3 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 87 बराबर 360 है ही हमारा। ठीक है, अब बस x की घात 2 को तो हमने वैसे ही लिख दिया, 29 और 3 कितना होगा? 29x और 3x हो जाएगा 32x, धन 87 को वही लिख दिया। 360 दाई तरफ है, इसको बाई तरफ ले आए तो ऋण का 360 हो गया, फिर लिख दिया हमने बराबर 0। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं। x की घात 2 तो वही रहेगा, धन 32x भी वही रहेगा, ये है 87, ये है माइनस 360, तो माइनस 360 में से 87 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 273। ठीक है, बराबर है 0। ठीक है, तो यही हमारा समीकरण है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, और ये किस रूप का है? देखिए a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रोहन और उसकी माँ की वर्तमान आयु जो है द्विघात समीकरण x की घात 2 धन 32x माइनस 273 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर क्या है? x की घात 2 धन 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, तो यही उत्तर है हमारे प्रश्न के इस भाग का। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे और अंतिम भाग पर। आइए दोस्तों प्रश्न के चौथे भाग को हल कर लेते हैं हम। इसको भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। प्रश्न के चौथे भाग में दोस्तों हमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में उसको 3 घंटे अधिक लगते। जाहिर सी बात है, अगर चाल कम कर दी जाएगी तो समय अधिक लगेगा। तो कितना समय अधिक लगेगा? 3 घंटा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसा द्विघात समीकरण लिखना है। तो दोस्तों जो हमें ज्ञात करना है वो हम मान लेते हैं। पहले मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और कुल दूरी कितनी तय करती है रेलगाड़ी? प्रश्न में दे रखा है 480 किलोमीटर। दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा और चाल को दाईं तरफ ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो समय क्या होता है हमारा? दूरी बटे चाल, ये हम जानते हैं बचपन से। ठीक है, तो दोस्तों 480 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? दूरी बटे चाल, समय कितना लगेगा? समय बराबर है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, और रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है x, तो यह आ गया हमारा 480 बटा x। अब दोस्तों अगर रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो रेल नई चाल कितनी होगी रेलगाड़ी की? अभी कितनी है? x है, और अगर वो कम कर दिया हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो नई चाल कितनी होगी? x माइनस 8। ठीक है, जैसे मान लो अगर पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो नई चाल कितनी होगी? 100 माइनस 8 यानी कि 92। ठीक है, तो हमने लिख दिया x माइनस 8। अभी x है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम हो गई, चाल कम हो गई, तो नई चाल आ गई हमारी x माइनस 8। ठीक है, तो नई चाल से भी उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसमें कितना समय लगेगा? दूरी बटे चाल, दूरी तो 480 ही है, चाल कितनी हो गई? x माइनस 8। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने निकाल लिया था कि जब जो है रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो समय कितना लग रहा था? 480 बटे x। ठीक है, और नई चाल क्या थी हमारी रेलगाड़ी की? x माइनस 8। तो जब नई चाल से चल रही थी x माइनस 8 से
तो समय कितना लग रहा था 480/x-8। दोस्तों प्रश्न में दे रखा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते। ठीक है, मतलब वैसे उसे दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 480/x, और जब उसकी रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो जो समय लग रहा है वो पहले समय लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो रफ्तार हमने कम कर दी इसकी x-8 रख दी, तो जब समय लग रहा है वो कितना समय लग रहा है जो पहले समय लग रहा था, ठीक है, जब x की रफ्तार से चल रही थी उससे 3 घंटा ज्यादा, तो जो पहले समय लग रहा था 480/x उसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं 480/x को हम ले जाएंगे बाईं तरफ। ठीक है, बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो हम देखो 480/x-8 तो है ही बाईं तरफ, 480/x को लेगा तो ये ऋण का 480/x हो गया। दाईं तरफ कितना बचा बराबर में सिर्फ 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 480 को कॉमन ले लेंगे बाईं तरफ, 480 को कॉमन ले लेंगे बाईं तरफ, तो 480/x-8 में से 480 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1/x-8, माइनस 480/x में से 480 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा -1/x। ठीक है, तो ये बचा -1/x बराबर 3। अब ये 3 को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 480/3, 3 बाईं तरफ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, और ब्रैकेट कोष्टक में जो था वो लिख दिया हमने 1/x-8 -1/x बराबर 1 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 480 में 3 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 160। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ पर x-8 और x कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का गुणा हो जाएगा x-8 और x का क्रॉस में गुणा करेंगे तो x का गुणा होगा यहाँ पर, तो हमने लिख दिया x, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो हमने लिख दिया माइनस का चिन्ह, यहाँ पे किसका गुणा होगा x-8 का, तो हमने लिख दिया x-8। ठीक है, बराबर में 1 है तो बराबर में 1 लिख दिया। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। तो यहां तक हम आ गए थे, अब हम इसको सरल कर लेते हैं, बस कोष्टक को खोल लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो 160 बाहर तो वही है, x को x लिखा, कोष्टक को खोला तो -x आ गया, और ये -8 है, कोष्टक के बाहर भी माइनस है तो ये धन का 8 हो जाएगा। ठीक है, बटे में जो था x-8 गुणा x, तो हमने वही लिख दिया बराबर 1। ठीक है, अब ये x और x कट जाएंगे आपस में दोनों। ठीक है, फिर हम इसको लिख लेते हैं, x x कट गए तो क्या बचा हमारा 160 बचा, फिर ऊपर बचा 8 और नीचे बचा x-8 गुणा x। ठीक है, अब ये x-8 गुणा x को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 160 गुणा 8 बराबर x-8 गुणा x दाईं तरफ जाएगा तो 1 से गुणा होके यही बचेगा x-8 गुणा x। ठीक है, अब 160 गुणा 8 करेंगे आप तो आपको आएगा 1280 मिलेगा, बराबर x गुणा x कितना होगा x की घात 2, -8 गुणा x होगा -8x। अब जो है 1280 को हम ले जाते हैं बाईं तरफ, दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा 1280, और बाईं तरफ बचेगा 0, तो हो जाएगा 0 बराबर x की घात 2 -8x तो पहले से ही है, 1280 दाईं तरफ गया तो ऋण के 1280 हो गया। ठीक है, तो 0 बराबर कितना है x की घात 2 -8x -1280, तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात 2 -8x -1280 बराबर 0, एक ही बात है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न का, क्योंकि ये किस रूप में है a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है जो हमने x मानी थी, ठीक है, वो जो है द्विघात समीकरण x की घात 2 -8x -1280 को बराबर 0 को संतुष्ट करती है। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का यही उत्तर होगा, x की घात 2 -8x -1280 बराबर 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।